धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया के साथ साथ रूस और यूक्रेन की, क्योंकि यही वो इलाका है जो इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। अमेरिका में भी नई सरकार आने वाली है ट्रंप के रूप में, और बाइडेन की जाने वाली है, और ये दोनों सरकारों के बीच इन तमाम इलाकों को लेकर बहुत कुछ चल रहा है उठापटक के तौर पर। कैसे उसको देखा और समझा जा सकता है, और इसके अलावा क्या और खास घटनाक्रम है दुनिया भर के, उनसे आपको रूबरू कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान की खबर के साथ। मलाला यूसुफजई, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, वो पाकिस्तान पहुंची हैं और तालिबान में या अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा महिलाओं की शिक्षा पर जो पाबंदी लगाई जा रही है, जो उनके नौकरी करने पर पाबंदी लगाई जा रही है, उस पर वो खुलकर बोल रही हैं। आपके पास क्या क्या जानकारी? सबसे पहले तो पाकिस्तान में इस्लामिक वर्ल्ड एजुकेशन मिनिस्टर्स का कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जिसमें केवल अफगानिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर को छोड़कर सब कोई आया हुआ है। इसके जो अभी सेक्रेटरी जनरल हैं वह सऊदी अरेबिया के हैं। कितनी हद तक है, क्या है, कहना मुश्किल है। वैसे प्राइम मिनिस्टर अफगानिस्तान ने या उनके जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि एजुकेशन जरूरी है ताकि लड़कियां, महिलाएं अपनी बातें समझ सके, बोल सके, और इसी तरह की बातें इसके सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा है। लेकिन जहां तक मलाला यूसुफ की बात है, निश्चित रूप से समर्थन कर रही हैं, अफगानिस्तान के मुद्दे को उठाना चाह रही हैं, और उन्होंने पहला प्रतिक्रिया यही किया कि पाकिस्तान आके बड़ी खुशी हुई है उनमें इतने समय में आने के बाद से, और मैं चाहूंगी कि पाकिस्तान सहित पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में, पूरे दुनिया भर में लड़कियों का, औरतों का पढ़ना पूरी तरह से मिल सके, बराबरी का हक मिल सके, इसके लिए करें। लेकिन अफगानिस्तान ने इसका खुलकर विरोध किया है, और उनके मंत्री छोड़ दीजिए, उनके सेक्रेटरी तक भी कोई नहीं आया, इसके बावजूद कि उन्हें भी इनविटेशन दिया गया था। जी, क्यों उन्होंने दूरी रखी होगी? बेहतर होता जो वो नजरिया रखते हैं, जो भी उनका अपना विचार है, वो आते इस मंच पे बताते कि भाई हम इसलिए नहीं पढ़ने देना चाहते हैं, या हम चाहते हैं सिर्फ इतने तक लड़कियों को पढ़ाया जाए। उन्हें आना चाहिए था, अपनी नजरिया रखते। वहां पे तकरीबन 7-8 करोड़ लड़कियों को उसे बाहर कर दिया गया। पाकिस्तान की भी हालत है, और भारत में ऐसा नहीं कि बड़ा बेहतरीन स्थिति है। धर्म की स्थिति पर आधार पर भले ही ना करे, यहाँ भी 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वह शिक्षा से बाहर हैं, और इसमें से तकरीबन मान के चलिए तो 20 लाख बच्चे वो 4वीं-5वीं क्लास से ही बाहर आ जाते हैं। उसमें सबसे आगे प्रमुख है वो उत्तर प्रदेश है। तो खैर वह लोग तो नहीं आए, उन लोगों ने पूर्णतः शिक्षा पे, खासकर प्राइमरी के छोटे को छोड़ दे, आगे में शिक्षा पे बंद लगा दी है। यहाँ तक कि लड़कियों को पार्क में जाना मना कर दिया है। अंततः जो मैंने पढ़ा था इधर मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि कुछ कहीं ना कहीं से कुफ्त होता है कि लड़कियों का आवाज, औरतों का आवाज इतनी जोर से घर में बोलती है कि बाहर सुनने वाले मर्द को सुनाई पड़े, तो यह दंडनीय अपराध है। जी, तो वहां पे तो वहां की प्रधानमंत्री, वहां की मुख्यमंत्री, बहुत सारी बड़ी बड़ी महिला बगल के बांग्लादेश में प्रधानमंत्री बनी हैं, उनको क्यों नहीं रोकते हैं लोग? अपने घरों की कमजोर तबकों की लड़कियों को रोकते हैं। तो इनकी कोशिश वही है। वैसे देखें, इटली का तानाशाह जब वो सत्ता में आया था, फासिस्ट पार्टी ऑफ इटली बनी थी। बाद में फासिज्म का मतलब हमने समझा क्या है क्या नहीं है। तो उन लोगों ने जब महिलाओं के प्रतिनिधि आए, कि उन्होंने कहा कि भाई अब हमारे व्यवसाय पर रोक लगा रहे हो, हमें नौकरी से बंद कर रहे हो, हमें घरों में बैठने कर रहे हो। तो उनका जवाब था कि हम औरतों से बहुत प्यार करते हैं, हम औरतों को बड़ी सम्मान की नजर से देखते हैं। सारे धार्मिक जितने हैं वो सब यही बोलते हैं, जो धार्मिक जो हाई पोस्ट पे बैठे हो, बड़ी इज्जत से करते हैं, इसलिए नहीं चाहते हैं कि वो घरों से बाहर निकले, घर में बंद रहे। जी, अब यहाँ पे एक सवाल ये होता है, क्योंकि आपने जिक्र उत्तर प्रदेश का भी किया, 2.5 करोड़ बच्चों के स्कूल से बाहर होने की बात बताते हुए, तो जब आप धार्मिक यात्रा पे निकले तो आपके ऊपर फूल वर्षा की जाती है, तो लोग काहे को बढ़े? धार्मिक यात्रा पे जाना चाहिए। और दूसरा, जब पढ़ जाएंगे तो नौकरी तो मिलेगी नहीं, और नौकरी मांगने जाएंगे तो फूल नहीं बरसाए जाएंगे, डंडे बरसाए जाएंगे, तो क्यों पढ़े?
यह तो बात साफ है। देखिए, धर्म का आसरा वही लोग लेते हैं जो अपनी मजबूरियों से मुक्ति नहीं पा सकते जिस कारण हो, और खासकर सत्ताधारी पार्टी, सत्ताधारी वर्ग जिनके पास पूरा स्टेट पावर है, सारे दुनिया भर का जितना भी संसाधन है और धन जो हमारे पूर्वजों ने हमने बनाए थे उसका 50, 60, 70%, 1 से 5% लोगों के बीच में है। और जब जनता खड़ी होगी तो क्या आधार लेंगे? धर्म का, देश का, व्यक्तिवाद का। पुराने जमाने में हमारे यहाँ ऐसा होता था, बड़ा अच्छा था, हमारे गॉड ये चाहते हैं, हमारे ये धर्म यह चाहती है, वह प्रमुख हो जाता है और जनता गौण हो जाती है। और जनता की तभी तक इज्जत है कि उस भीड़ में वह भी खड़ा होकर तालियां बजाएं, नहीं तो फिर उन पर डंडे बरसाए जाएंगे, कोड़े बरसाए जाएंगे, जरूरत पड़ने पर उन पर गोलियां भी चलाई जाएगी, जनसंहार किया जाएगा, आपस में लड़वाया जाएगा, जो कि आज पूरा दुनिया में एक खास चीज बन सके है। जी सही बात है। आज 12 जनवरी है, कहने को तो युवा दिवस मनाया जाता है, लेकिन युवाओं की क्या हालत है बिहार में देख लीजिए। बंद बुलाया जा रहा है बीपीएससी का प्री एग्जाम रद्द कराने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो शान से प्रगति यात्रा निकालता हुआ घूम रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो केंद्र में बैठे हैं वो अपनी जुमलेबाजी अलग कर रहे हैं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। आइए सूडान से। सूडान में बता रहे हैं कि आरएसएफ को बड़ा झटका पहुंचा है। वो अभी तक वहां के सरकारी जो सेना है उसको पछाड़ रहा था, लेकिन अब उसके हाथ से एक बड़ा शहर चला गया है। एक काफी बड़ा शहर है, नाम है अल जजीरा। अब लास्ट में एच का प्रोनाउंस करते हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन नाम वही है। और यह वहाँ के एक बड़े से क्षेत्र का शहर है। उसको उस स्टेट का कैपिटल वाद मदानी है, उस पर शनिवार को ही इन्होंने कब्जा कर लिया था और भी आगे बढ़ रहे हैं जो गवर्नमेंट फोर्सेस है, एसआरएफ। हालांकि इस बीच को हमें इसके अंतर को समझना चाहिए कि गवर्नमेंट के फोर्सेस जो भी थे उनका कब्जा था, लेकिन यह पारामिलिट्री फोर्स वाले जिनके हेड जो हैं कहीं ना कहीं से वह अमेरिका से उनको मदद मिलती है, वेस्टर्न कंट्री से भी मदद मिलती है, आर्म्स एम्युनिशन मिलती है। पारामिलिट्री या सिक्योरिटी फोर्सेस के पास इतनी पावर आ जाए कि वह स्टेट के मुख्य आर्मी को हरा सके, और ये 60 से 70% पर कब्जा कर लिया था। लेकिन बाद में रशिया के मदद से लोगों ने, चूंकि रशिया व अफ्रीका में भी जहां तक घुस रहा है अपने यहाँ युद्ध होने के बावजूद, इन लोगों को जो आर्म्स एम्युनिशन मिला, जिसमें पीएमसी वैगनार जो प्राइवेट मिलिट्री होते उनके भी लोग पहुंचे, तब जाके धीमे धीमे करके उन लोगों ने कब्जा वापस लेना शुरू किया। इसकी चर्चा मैं सूडान की यदा कदा अपने वीडियो में करता रहा हूं, लेकिन विश्व भर में इसके ऊपर बड़ी शांति है, खासकर तब जबकि वहां की गवर्नमेंट की सेना जीत रही है। जी, सिर्फ सेना ही जीतने वाले मुद्दे की चर्चा नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है जिस तरीके से वहां लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और बताया जा रहा है वहां पे अकाल जैसे हालात हैं, उसकी भी तो बात होनी चाहिए ना सर। बिल्कुल होना चाहिए। यूएनओ ने कहा है कि जबरदस्त अकाल, खासकर बच्चों की मरने की संख्या जो है वह गाजा पट्टी को ले लें तो सबसे अधिक अभी सूडान में है। सूडान में इन लोगों ने एक दशक पहले या 1.5 दशक पहले जबरदस्ती चुनाव करवा दिया था, अमेरिका और फ्रांस ने मिलकर, और उसको 2 हिस्सों में बंटवा दिया। एक सूडान हो गया, एक दक्षिणी सूडान हो गया। साउथ सूडान में चूंकि वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो प्रो अमेरिकन, प्रो फ्रेंच थी, और उनके पास तेल का ज्यादा भंडार है। उसके हटने के बाद से यह सूडान जो है मुख्य है, काफी गरीब हो गया। और यहाँ पर भी चूंकि वो आगे ना बढ़े, वह दक्षिणी सूडान और सूडान के बीच में तेल का बहुत बड़ा भंडार बताया जा रहा है। और उसको उन्होंने कहा कि हमारा, चूंकि वहां की जनता ने जब प्लेबिसाइड करवाया गया था, जनगणना करवाया गया था, इनके पक्ष में चीटिंग करके इन्होंने साउथ सूडान को थमा दिया। तो ये आगे ना लड़े, यहां भी अपने ही पक्ष के लोगों को बिठाने के लिए शुरू हो गई और अभी लड़ाइयां चल रही हैं। तो सैकड़ों हजारों लोग मारे गए हैं, लाखों अपने घर छोड़ के भागे हैं, कुछ देश के अंदर, कुछ देश के बाहर। और जहां तक की बात है सूडान की बात, बच्चों की स्थिति मतलब बिल्कुल भेड़ बकरी की तरह। भेड़ बकरी तो रखते हैं चूंकि उसका मीट का इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊन का इस्तेमाल करते हैं, उसको बेचते हैं, लेकिन इनको देखने वाला कोई नहीं। आज मानवता ऐसे जगह पहुंच गया है जो दुनिया में पहले कभी भी नहीं था, खासकर उस हालत में जबकि तकनीकी और धन संपदा इतना बढ़ गया है कि इस मानवता के जितने हम हैं इंसान, उसका 10 गुना लोग को भी हम बड़े अच्छे से रख सकते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आप रुक कर लेते हैं अमेरिका का और चर्चा करते हैं उसी अमेरिका की जो पूरी दुनिया में जुल्म के लिए बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है अलग अलग इलाकों में। कैलिफोर्निया के जो जंगल हैं, लॉस एंजलिस के, वहां पे जो आग लगी है और उसके बाद जो भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि गाजा में तुमने मासूम बच्चों का कत्ल करवाया, इसलिए तुम्हारे यहाँ प्राकृतिक आपदा आई है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, उसका डायरेक्ट रिटेलिएशन तो नहीं है, इस तरह की प्राकृतिक आपदा या गॉड गिफ्टेड या गॉड कर्स जो भी हम कहें, वह चीज नहीं है। लेकिन इसके पहले एक दो चीजें हमें समझना चाहिए कि अमेरिका का जितना धन संपत्ति जो था वह बिलियंस एंड बिलियंस में चला जा रहा है इन युद्ध में पूरा दुनिया के ऊपर दबाव बनाए रखने के लिए। जो इनके पास है वह चंद मतलब 65-70 लोग जो अति धनाढ़ है उनके पास है, बाकी इनके चमचों के पास है। और अभी जिस कैलिफोर्निया में आग लगा है उस क्षेत्र में, उसको क्षेत्र में माना जाता था कि आग लग सकता है, दक्षिण क्षेत्र में, वहां से जो आग बुझाने वाले कर्मी थे, है ना, अग्निशामक ये वो थे, उनमें से सैकड़ों लोगों को कुछ महीने पहले हटा दिया गया था। कारण कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं। क्यों नहीं पैसा तेरे पास? यानी नौकरियों से लोगों को बर्खास्त कर रहे हैं और ये लोग नाराज होकर चले गए। अब जब आग बढ़ना शुरू किया तो शुरुआती दौर में इन्होंने ध्यान नहीं दिया। बाइडेन का तो ऐसे भी कुछ नहीं था, वहां के जो हेड थे कैलिफोर्निया के उस स्टेट के, उनको भी ध्यान में नहीं गया। लेकिन जब बढ़ के इस तरह दावानल की तरह पूरा भयानक हो गया, अभी 12,000 घर यदि आप फोटो देखेंगे या दिखाएंगे जल के ध्वस्त हो चुके हैं। मरने को तो 10-12 ही मरे हैं, हो सकता है ज्यादा मरे, घायल बहुत हुए। 1 लाख लोग से अधिक विस्थापित हो चुके हैं और 10-12 बिलियन की संपत्ति बर्बाद हो गई है। और कहते हैं, कहने के लिए बाइडेन और उनके जो भक्त हैं वह कह रहे हैं कि यदि हमने यूक्रेन को ना दिया रहता तो आज स्थिति ना होती। तो अप्रत्यक्ष रूप से ये जो पूरी दुनिया में कहर मचा रहे हैं उसका असर यहाँ पर हो रहा है। उसका एक लॉजिकल कंक्लूजन है, होना आवश्यक नहीं था लेकिन फिर भी हुआ है। और इसके लिए जहां तक कनाडा और मेक्सिको है, कनाडा में पिछले साल वहां पर इस तरह की भयानक आग लगी थी तो अमेरिका के 2000 ये अग्निशामक वाले वो बुझाने वाले गए थे, उनके बदले वो भेज रहे हैं। मेक्सिको के भी लोग भेज रहे हैं और मेक्सिको ने फिर नहीं दिखाया कि हम भेज रहे हैं, सीधा भेजा है कि जो भी मदद है मानवता के नाम भेज रहे हैं। और मैं चाहती हूं यहाँ की राष्ट्रपति जिसकी हमने चर्चा की थी कि हमारा संबंध अच्छा रहे और वह लोगों को बचाया जा सके। जी, मैं 2 सवाल यहाँ पे उठाना चाहता हूं सर। पहला, प्राकृतिक आपदा को लेकर जिस तरीके से सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि यहाँ की वजह से वहां पे वो असर हुआ, मेरा मानना है कि अगर ऐसा असर होता तो बाइडेन के ऊपर कहर नाजिल होना चाहिए था, नेतन्याहू के ऊपर अजाब आना चाहिए था। और दूसरा सवाल मेरा यह है कि जिस कनाडा पर कब्जा करने की बात ट्रंप कर रहा था, मैक्सिको पर कब्जा करने की बात ट्रंप कर रहा था, बुरे वक्त में वही साथ खड़े हुए, क्या अब भी शर्म नहीं आएगी इनको? उनके प्रधानमंत्री ने कहा, टॉन्ट मानिए जो भी कहिए, क्योंकि काफी भारी मात्रा में सहायता भेज रहे हैं, लाखों नहीं करोड़ों में मतलब वो भेज रहे हैं। जस्टिन ट्रूडेउ ने कहा कि मैं चाहता हूं कि हमारी दोस्ती बनी रहे। इसका मतलब है कि तुम आक्रमण की बात छोड़ो, हमें कब्जे में करने की बात छोड़ो, दोस्ती बने रहे। तुमने हमारा मदद किया था, हम भी तुम्हारी मदद कर रहे हैं और यही सही चीज होना चाहिए। हमें भी इससे सबक लेनी चाहिए और बांग्लादेश के प्रति जो भी रवैया हमारा पहले था उसे भूल के हमें एक सही तरीके से हमें दोस्ताना हाथ बढ़ाना चाहिए। जी, एक खबर है कि बाइडेन इटली जाने वाले थे, उन्होंने दौरा रद्द कर दिया। 2 सवाल पैदा होते हैं। एक तो क्या इनके यहाँ पे जो आपदा है उसकी वजह से रद्द कर दिया, या जॉर्जिया मेलोनी अभी जो हाल फिलहाल अमेरिका घूम के गई, ट्रंप के खूब गलबगियां कर रही थी, वो इसलिए नहीं गए या इसलिए जा रहे थे कि भाई तुम यहाँ पे आई हो, तुमने ट्रंप को ज्यादा भाव दिया है, चलो मैं तुम्हारे देश में आ रहा हूं, तुम मुझे ज्यादा भाव दो, या मैं तुम्हारे देश में आके तुम्हें ज्यादा भाव देता हूं। ये सब कुछ ट्रंप हो और आपका मस्क हो और बाइडेन हो, ये जॉर्जिया के आसपास घूमते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? एक तो जॉर्जिया मेलोनी से इनको मिलना था, अभी आई थी, फिर दोबारा मतलब कर्टसी कॉल, कोई गिफ्ट और काउंटर गिफ्ट थोड़ी है, जाने की कोई जरूरत नहीं थी। दूसरे वेटिकन भी जाना चाहते थे, वहां पोप से मिलना चाहते थे। तीसरे, जैसा मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि अब अंतिम समय 10 दिन भी नहीं बचा है, जहां भी घूम ले फिर ले, कुछ गिफ्ट ले ले, ना भी ले, पैसा अब तो चीज नहीं रहा, दिखाने की कोशिश कर रहे थे। वह अब चीज, अब इनके जो साथी हैं, इनकी पत्नी ने भी कहा होगा कि भाई जिस तरीके से मैं कैलिफोर्निया में जा रहा है उस हालात में हम वहां जश्न मनाने के लिए जाए, यह सही नहीं है। अंततः इन्हें रोक दिया गया है, नहीं तो रुकने वाले नहीं थे। तो अपने पोती की बेटी होने की खुशी में सबको बता रहे थे और कहा कि जो वहां के लोग जैसे हैं ठीक ही कर रहे हैं। जी, ठरकी भी होते हैं ऐसे लोग, सब दौड़ दौड़ के जा रहे हैं जॉर्जिया मेलोनी के करीब। अब क्यों जा रहे हैं, ज्यादा बात है नहीं, बताने की जरूरत नहीं है। खैर, बात कर लेते हैं एक वकील महोदय की, जिनको कहा जा रहा है कि वो स्पेशल एडवोकेट हैं, लेकिन 2020 के मुकदमे से वापस हट गए। क्यों? इन्होंने 2020 के बाद से इन्हें बनाया गया था कि जो भी वहां पे घपला हुआ था कैपिटल हिल में, घपला क्या, वहां तो पूरा राइट ही हुआ था
और यह इनके पास जो भी इन्होंने सबूत जहां से मिले एक एक से पूछ के करके, बीच में काफी कोशिश की गई थी ट्रंप के लोगों ने, दूसरे लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट से भी जो मसला आया था कि भाई ट्रंप जो थे सो ऑफिस में थे इसलिए इनको माफी दिया जाता है, चूंकि उस तरह की चीजें की जाती है। लेकिन इनका कहना था कि नहीं ऐसा नहीं है, जैक स्मिथ का कहना था कि ऐसा नहीं है। और जो इनके साथ टीम के लोग थे, ये जो है उस समय का जो चुनाव हुआ था और जनता का जो मैंडेट था उसको दरकिनार करके फिर से राष्ट्रपति बनना चाहते थे। क्योंकि शुरुआती दौर में कुछ खास जगहों में आगे लीड कर रहे थे, लेकिन बाद में अन्य छोटे छोटे जगहों में जो इस बार जीत गए हैं, उनका जो वैल्यू लगाया जाने के बाद से वो साफ लगा कि बाइडेन जीते और मानने को तैयार नहीं थे। और उस पर जो इन्होंने किताब बनाई है उसको कहते हैं कि इसको हम अब प्रकट कर देंगे। वहां के जो जज हैं, तो जज ने दो ही सवाल पूछे। एक तो यह है कि उसमें कोई ऐसा सीक्रेट है, ऑफिशियल सीक्रेट है, जिसे करने से कुछ गड़बड़ होगा। और दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगी है, क्या उसके दायरे में आता? इन्होंने कहा नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि इन्हें जो एक पूरे पब्लिक के लिए प्रकट करना चाहते थे, कम से कम ये कह रहे थे कि जो भी कांग्रेस के जो लोग हैं उनके लिए हम कर दें, उनको हम इसको देखने दें, वो देखें, उनकी मर्जी जो करने दें। लगता है कि ट्रंप यहां भी जीत रहे हैं और वह जो गुप्त दस्तावेज था उसको संभवतः दफन करने में सफल रहे हैं, इसलिए नाराज होकर इन्होंने इस्तीफा दिया है। जी चलिए 21वीं सदी की जो 25 साल पूरे होने के बाद नए दौर में हम लोग, जैसे हमारे यहाँ कहा जा रहा है, स्वर्णिम काल में हम लोग चल रहे हैं। ऐसा ही स्वर्णिम काल दुनिया में चल रहा है। वो बहुत ही बुरा आ रहा है, जैसे शासक सत्ता पर बैठते जा रहे हैं उनके आधार पर बात कही जा सकती है। अब रुक कर लेते हैं गाजा, सीरिया और ईरान से जुड़ी खबरों का। यहाँ जो पहला अपडेट हमारे पास आ रहा है वो है इजराइल के हवाले से। दावा किया जा रहा है कि पिछले 15 महीने के दौरान 67 बिलियन डॉलर यानी कि 67 अरब डॉलर की जो है संपत्ति स्वाहा कर चुका है गाजा में इजराइल अपनी। और यह दावा वहां के इजरायली बैंक ने, यानी बैंक ऑफ इजराइल ने किया है, इसलिए इसमें संदेह नहीं है। और साथ साथ उन्होंने यह भी जोड़ा है कि हमने मुख्य रूप से जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर हुआ है उसको जोड़ा है मिलिट्री से रिलेटेड। मिलिट्री से अनरिलेटेड अन्य चीजों को जोड़े तो अलग होगा, जैसे कि रेड सी से, लाल सागर से जो आना जाना बंद हो गया, उसमें तेल का दूसरे तरीके से महंगे ले रहे हैं। कई तरह की हमारे जो व्यापार थे वो बंद हो गए, खरीदना बेचना बंद हो गया, उन चीजों की चर्चा नहीं है। वह करेंगे तो संभवतः मेरे हिसाब से 67-70 माने तो कम से कम 100 बिलियन डॉलर उसमें स्वाहा हो गया। और यह है इसलिए कि अमेरिकी मिलिट्री बेस वहां बना रहे, इसलिए कि अरब कंट्रीज में बाकी जितने भी छोटे मोटे बड़े कंट्री हैं उनके आपस में लड़ाइयां जारी रखा जाए, इसलिए कि गाजा में और पूरे के पूरे पैलेस्टीन लैंड को स्वतंत्र ना दिया जाए, इसलिए कि उसमें जितने भी ये मानवता के गद्दार हैं, जो नेतान्याहू और उसके साथी हैं, उनको संरक्षण मिले, आईसीजे को दबा दिया जाए और पूरी दुनिया में सबक दिया जाए कि यदि तुम हमारे खिलाफ खड़े होगे तो तुम्हें बर्बाद कर दिया जाएगा। और नेचुरली लास्ट वाला ये जो मैं बार बार कहता रहा हूं कि वॉर इंडस्ट्री से जो मुनाफा मिल रहा है उसको बंद ना किया जाए। जी, एक सवाल यहाँ पे ये भी तो उठना चाहिए ना सर, कि अगर चाहे 100 बिलियन डॉलर ही खर्च हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इजराइल आज खड़ा है तो वो अमेरिका के रहमो करम पर अगर अमेरिका साथ ना होता तो इस देश का तो सफाया ही हो जाता। 100% सही बात आपने कहा। अमेरिका की यह जबरदस्त वो है, और पूरे दुनिया में अरब कंट्रीज में जिस तरह का डिवीजन उसने कराया, पहले अफ्रीका में भी कराया था, हालांकि अफ्रीका में हट रहा है, एशिया में भी कई देशों में है। और वहां के गुंडे मवालियों को, ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के, जो बोलने में भले ही तेज तर्रार हो, जनता के बीच ड्रामेटिक्स कर सकते हो, और उनको प्रश्रय मिला हुआ, उनके बारे में झूठ झूठ की कहानियां गढ़ के कि ये महान व्यक्तित्व थे या इंसान नहीं भगवान है वगैरह वगैरह करके, और चुनाव में धांधली करवा के वहां के CIA के द्वारा वहां पैसे लगा के इनको लाते हैं ताकि वहां के संपदा पे इनका पूरा का पूरा कब्जा रहे, और इसी कारण ये हो रहा है। जी, एक सवाल यहाँ पे और है मेरे पास। ऐसा लग रहा है कि दोहा में जंगबंदी की जो बातचीत चल रही है उसमें काफी हद तक हमास तैयार हो गया है, लेकिन जंगबंदी कौन कराए इसको लेकर शायद दो बंदर आपस में लड़ रहे हैं। पहले बाइडेन का विशेष दूत दोहा में मौजूद था, फिर ट्रंप ने अपने विशेष दूत को भेज दिया जिसको मध्य एशिया के लिए नियुक्त किया है। वो पहले दोहा गया, फिर उसके बाद वो तेल अवीव गया, नेतन्याहू से मिला। उसके कहने के बाद नेतन्याहू ने इजरायली की एक टीम दोहा में भेजी है। क्या मैं सही कह रहा हूं कि दो बंदरों के बीच फंस गई है जंगबंदी की जो ये बातचीत है? बिल्कुल फंस गई। अगले 9-10 दिन तक
और उसके बाद भी मान लेते हैं कि 15-20 दिन तक यानी 1 महीने तक यहाँ जंग बनने की संभावना नहीं है। रूस यूक्रेन में तो और भी नहीं है मुझे लगता है, हालांकि कुछ चमत्कार हो जाए तो बात अलग है। जी, आपने रूस यूक्रेन की बात की तो एक खबर यहाँ डाल लेते हैं, हालांकि गाजा के खबरों का हिस्सा है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन कह रहा है कि कुर्स्क से उसने 2 उत्तर कोरियाई फौजी पकड़ लिए हैं। यह बदमाशी है। पहले एक पकड़ा था तो था कथित रूप से, तो उसने कहा था कि वो मर गया, उसका कुछ नहीं। इन दोनों का जो उन्होंने आईडी निकाला है मंगोलिया से सटे हुए क्षेत्र का है, जगह का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, कहीं मैंने लिखा तो जरूर था, खैर जो भी हो, तो वो तरह के हैं और यह उनसे जबरदस्ती बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका वीडियो भी नहीं कर रहे हैं। उनके जो प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं तो उन्हें कहा गया है कि छोटा सा ट्रेनिंग देके ये नॉर्थ कोरिया के नागरिक हैं ना, और साउथ कोरिया का कोई स्पेशलिस्ट है, उनसे पूछ के बातचीत हो रही है। चूंकि इनको रूसी या यूक्रेनियन भाषा नहीं आ रही है, तो मंगोलिया से सटे हुए क्षेत्र का मंगोल मतलब उससे संबंध है या उस तरह के फीचर्स हैं, इसका मतलब नॉर्थ कोरिया का होगा तो कुछ कहना नहीं। और 2 को पकड़ के लाया, उसके आधार पर कह रहे हो कि 3000 से अधिक मर गए, 15,000 से अधिक नॉर्थ कोरिया लड़ रहे हैं, यह सब बिल्कुल झूठ बात है, इसमें कोई दम नहीं है। जी, अच्छा, कैसे क्लियर करते होंगे सर कि साउथ कोरिया का है, नॉर्थ कोरिया का है? हुलिये से, हाव भाव से, वेशभूषा से तो एक जैसे ही दिखते होंगे। नहीं, हुलिये हाव भाव से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मैं यह नहीं कहा चाहता था कि ये चिपका हुआ है, वो उनका फीचर, उसमें कोई खराब नहीं है। ये लोग बड़े पढ़े लिखे, बड़े तेज तर्रार है, खासकर कोरियाई लोग भी हैं या मंगोलिया के लोग, भले ही अभी भी वहाँ किसान ज़्यादा हैं और इंडस्ट्रीज की बहुत कम है। लेकिन जहाँ तक रशिया की बात है, उसके पहले यूएसएसआर का बात है, हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप के लोग रहते थे, इंडियन भी जाके बसे हुए, और ये लोग यदि सेना में शामिल होते हैं तो यह कहना कि इंडिया लड़ रहा है उनके बिहाफ पे, यदि नॉर्थ कोरिया के 10 से 12 हजार या 15,000 सैनिक कुर्स्क क्षेत्र में आ जाए, कुर्स्क क्षेत्र में वैसे अभी ISW ने पहली बार, जो अमेरिका का एनजीओ है, पहली बार स्वीकार किया है कि 50% से अधिक क्षेत्र जो है रूस ने वापस कर लिया, और इनके 10 से 15,000 खास क्षेत्र में आ जाए अपने पूरे मीडियम रेंज के मिसाइल और टैंक को दूसरे लेके आके, तब यूक्रेन सैनिक यहाँ पे टिकने वाले नहीं थे, क्योंकि ऑलरेडी 50,000 के करीब रूसी सैनिक चारों तरफ से उनको खदेड़ रहे हैं। जी, क्या रूस भी अमेरिका की राह पर चल पड़ा है? क्योंकि पहली बार खबर सामने आई है कि उसने किसी न्यूज मीडिया संस्थान पर पाबंदी लगा दी, और आतंकवादी बताते हुए। आतंकवादी बताने का कारण है जो भी है, उसका नाम है कोमी डेली। कोमी एक छोटा सा क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट रशिया के कोने में है, और वहाँ के लोगों का मतलब रशियन जानने के बावजूद उनका कोमी भाषा है। और जब से रूस और यूक्रेन में लड़ाई हुआ है तो एक संस्था बनाया है इन लोगों ने, और उसका नाम इन्होंने रखा है फ्री नेशंस ऑफ पोस्ट रशिया, यानी रशिया से हम बाहर निकलने की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, और वहां पे इनकी कोशिश है कि उसको स्वतंत्र करें, यानी रशिया को छिन्न भिन्न करें, जिसमें यूरोपियन यूनियन, नाटो, ये सब तो है, यह यूक्रेन का भी हिस्सा है। और वहां पे जो इनके संस्थापक हैं, इन्होंने खुलेआम रूप से करना शुरू कर दिया है, बनाना शुरू किया है कि रूस को तोड़ो, उससे अलग हो जाओ, रूस जो है सो साम्राज्यवादी देश है। मान लेता हूँ रूस साम्राज्यवादी देश है, अमेरिका के टक्कर में इसका दूसरा है, लेकिन इसलिए कौमी जो उसके नाम पर डेली है, हर रोज जो करता है, इसको इन लोगों ने बैन कर दिया वहां पे। तो इस युद्ध के दौरान में आप इस तरह की स्वतंत्रता की बात छोटे से जगह के करेंगे, हालांकि मेरे हिसाब से हर उसको स्वतंत्रता का अधिकार है, तो उसी के आधार पर तो यूएसएसआर टूटा, चुनाव के बाद हुआ और टूटा। लेकिन यहां पर इस करना यह गलत है, रूस का यह कदम ठीक है, कोई सराहनीय वगैरह नहीं, लेकिन ठीक है। चलिए अब अगली बात करते हैं। अगली खबर हमारे पास आ रही है जुड़ी हुई हिजबुल्लाह के एक नेता से, जिनको स्वीडन में बोलने नहीं दिया गया। अब ये तो हर जगह हो रहा है, स्वीडन जैसे जगह में भी इनको नहीं बोलने दिया गया है, और इसका कारण कहते हैं कि हिजबुल्लाह के करीबी बंदे आ रहे हैं। कल भी हमने चर्चा की थी हिंद रजाब फाउंडेशन जी, हिंद किसी हमारे कमेंट में डाला था हमारे साथी ने कि हिंद लड़कियों का नाम होता है और वहां भी हिंद का इस्तेमाल होता है, हिंद मतलब इंडिया नहीं, हिंदुस्तान नहीं। और बाद में मैंने देखा तो फिलिस्तीन लड़की थी, छोटी सी बच्ची, जो शुरुआती दौर हुआ लड़ाई का, तो हिंद नामक लड़की मारी गई थी, और हिंद रजाब या रजब जो भी कहें, और उसी के नाम पे फाउंडेशन किया। और इन लोगों का यह मानते हैं कि हमारा कर्तव्य है कि हम फिलिस्तीन के लोगों के लिए लड़ेंगे और उन्हें जस्टिस दिलाएंगे, न्याय दिलाएंगे। और इस पे जो इनको बुलाया गया था, पहले इन्होंने बुलाया था दयाब अबू, जो इनका नाम है, उनके जो हेड थे, उनके मतलब रिप्रेजेंटेटिव थे, बुलाया गया था हरूम राजा को भी,
ये इनके पहले वाले नाम इनके जो फाउंडर मेंबर थे और दूसरे वाले रजा को बुलाया गया था। और जब ये पहुंच गए तब इन्हें कहा गया कि नहीं भैया आप जुड़े हुए हमास से, और हमास ने हिजबुल्लाह से, और हिजबुल्लाह के साथ आपने ट्रेनिंग भी लिया था जब 18-19 साल थे तो कुछ लिया था। इन्होंने कहा मेरे लिए कोई शर्म की बात तो उसमें थोड़ी है, और इन्होंने मना कर दिया। तो इन लोगों ने अपना एक स्टेटमेंट डाला है ट्विटर पे, जो मैंने पढ़ा उसमें बड़ा अच्छे ढंग से लिखा है कि हम ऐसे भागने वाले नहीं, हमारे लिए जहां तक की बात हम जो काम करते वही करते हैं। आप लोगों ने हमें बुलाया, हम जरूर आए, और हमें दुख है कि हम आए, हमें आने की कोई जरूरत नहीं थी, हम स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और आगे से हम आएंगे भी नहीं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और कल ही हमने चर्चा की थी कि कैसे स्वीडन में आईडीएफ के जो फौजी हैं उनके खिलाफ वहां पर मुकदमे चलाए जा रहे हैं। सवाल ये भी उठाया था कि क्या भाग के यहां से भी फौजी अर्जेंटीना चला जाएगा क्या। लेकिन अगली खबर है कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई। फिलिस्तीन का समर्थन करने पर आखिर प्रोफेसर को क्यों बाहर कर दिया गया? इनके यहां जब आपको याद होगा पिछले वर्ष काफी छात्रों द्वारा आंदोलन हुआ था कि इजराइल को हथियार देना बंद करो, और अपने यूनिवर्सिटी से बोला था कि इजराइल के साथ, इजरायली यूनिवर्सिटी के साथ किसी भी तरह से संपर्क करना बंद करो, और काफी हंगामा हुआ था। तो ये जो थे वहीं के रहने वाले यूनिवर्सिटी में जो पिछले 20-25 वर्षों से पढ़ा रहे थे, इनको इन लोगों ने कहा कि भाई आप ये गलत काम कर रहे हैं, और इस पर काफी हंगामा हुआ। कैथरीन फ्रैंक इसका नाम है, और इन्हें आके कहा कि भाई आप इन पर दबाव डालना शुरू हो गया, इनके परिवार के ऊपर दबाव डालना शुरू हो गया, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए मना हो गया, सब कुछ हो गया। उन्होंने कहा कि तुम वो कर दो, इस्तीफा दे दो। अंततः इन पे इतना दबाव, इन्होंने लिखा है कि इस्तीफा दे दिया, और इनको यूनिवर्सिटी कह रहा है कि रिटायर हो गया। कहते नहीं रिटायर नहीं हुआ है, हमें निकाला गया है दबाव डाल के, गलत बात है। और ये हालत है यहाँ की, चाहे वो अमेरिका हो, स्वीडन कहने के लिए स्वतंत्र देश की बात है। स्वीडन वो देश है जहां वो कहते हैं कि धार्मिक पुस्तिका को जलाने का अधिकार है, और इनको बोलने का अधिकार नहीं है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो सब ने अपने अपने पैरामीटर घड़ रखे हैं, सब चाहते हैं कि उसके हिसाब से चीजें चलें और वो अपने आप को बहुत महान दिखाएं। लेकिन सच्चाई ये देसी भाषा में जैसे हमारे यहाँ कहा जा कि जिसकी पूंछ उठा के देखो वही मादीन नजर आता है, नर बहुत कम मिल पाते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।